हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो योर कंट्री। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की जो सीरीज चल रही है उसमें डिस्कस किया गया था कि कौन किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विषय में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके विषय में जान, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, तो उसके विषय में वन बाय वन करके जानते हैं। तो जैसे कि 1950 से जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, एक के बाद एक गवर्नमेंट चेंज होती गई सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उन्होंने बहुत से लाभ बनाए और बहुत सी प्रोग्राम पॉलिसी बनाई जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए। जो इस प्रकार से है, पहला है कि उसमें कि एक प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसको ये बनाया गया, उसको ये काम दिया गया कि डेवलपमेंट के कंट्री के लिए कि किस किस वे में। जो प्लानिंग कमीशन था उसका काम था कि जो सक्सेसिव 5 इयर्स प्लान बनाना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, जैसे 5 ईयर पे क्योंकि पहले प्लान के लिए कुछ एजेंडा रखा गया, सेकंड के लिए कुछ एजेंडा रखा गया। और ये इसलिए बनाया गया कि जो सिक्योरिंग की जो सोशियो इकोनॉमिक्स और जस्टिस है उसको बनाए रखने के लिए, और जो इनइक्वालिटी थी या इनकम की अपने देश में, उसको कम करने के लिए। हालांकि 2015 में क्या हुआ, जो जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सेंटर में आई, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया एक नई बॉडी से, जिसका हम नीति आयोग भी कहते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो इस सीरीज में, जो इम्प्लीमेंटेशन की सीरीज में जो सेकंड पॉइंट था, वो था कि जो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट थे उन्होंने पास किए थे लैंड रिफॉर्म्स राज लॉ, जो कि सेंटर द्वारा बनाए गए थे, उनको पास कर दिया गया। क्योंकि ये इसलिए किया गया था कि जो एक चेंज लाया जा सके, जो जो एग्रीन सोसाइटी है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसकी जो सोसाइटी, क्योंकि इंडिया में जो उस टाइम समय क्या था, मोस्टली की नियर अबाउट 70% थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो जो ये लैंड रिफॉर्म थे ये जरूरी पास करने थे। तो ये इसलिए पास किए गए कि उनकी जो एग्रियन सोसाइटी है उनके भले के लिए, और उनकी कंडीशन होती है उनके अच्छे करने की, क्योंकि रूरल मास की कंडीशन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो रूरल ही मास, जो रूरल 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 एरिया में रहते हैं वहां के लोग ही ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। और करंटली समय में इंडिया में नियर अबाउट 40 to 50% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जो ये लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे इस जो इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें क्या क्या था? ये इस प्रकार से है। पहला है कि जो एबोलिशन था, जो इंटरमीडिएट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में एक चोलिए का काम करते थे, जिसमें जमींदार हो गया, जागीरदार हो गया, ईमानदार हो गए, तो इनको खत्म कर दिया गया। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि एक जमींदार की एक पूरा गौर जैसे एक व्यक्ति को जमींदार नियुक्त कर दिया, उसके अंडर पूरे गांव को जो भी उसमें रख दिया जाता था, उससे एक पर्टिकुलर डिमांड रखी जाती थी कि आपको, हाँ, इतना इतना हमको टैक्स देना है, जो भी वो प्रोवाइड करना है। जो भी 6 महीने का हो गया है, साल का हो गया, तो वो पर्सन क्या था, वन बाय वन जो भी गांव में होते थे, जो जमीन टिल्ट करते थे या कुछ भी करते थे, तो उनसे टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे। और जो दूसरा है वो है कि जैसे कुछ टेनेंसी रिफॉर्म लाए गए थे, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था या फेयर रेंट्स। अगर कोई अगर किसी की पर्सनल जमीन ना होके वो किसी दूसरे बंदे से हायर करके रेंट पे ले रहा है, तो उसके फेयर रेंट्स के कुछ ऐसे रखा गया था। और एक ही साथ सीलिंग भी इम्पोज की गई लैंड होल्डिंग पे कि एक व्यक्ति या कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, कुछ इस तरह से एक सीलिंग भी इम्पोज की गई। और जो ये सरप्लस था कि अगर की लैंड सरप्लस थी, किसी के पास अधिक लैंड होगी, तो एक लैंड होल्डिंग रखी गई, सीलिंग रखी गई, उसके पास उससे अधिक लैंड होगी, तो उसका जो सरप्लस लैंड था, तो उसको जो भी लैंडलेस लेबर थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके बीच में डिवाइड कर देना। और नेक्स्ट वो था कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग रिसेंटली जो मोदी गवर्नमेंट ने 3 लॉ पास किए थे, उसमें से भी एक कोऑपरेटिव फार्मिंग था।
और जो थर्ड है उसमें क्या हुआ था, कुछ लॉ पास किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो वो कौन कौन से थे, जैसे मिनिमम वेज एक्ट 1948 का हो गया, एक पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1955, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970 का हो गया, एक चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट हो गया 1986 हो गया, एक बॉन्डेड लेबर हो गया, एबोलिशन एक्ट 1976। इसी तरह ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957, और एक कंपनसेशन वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923। ये जो एक्ट है ये पास किए गए, कुछ पास किए गए गवर्नमेंट में, कुछ ब्रिटिश समय के हैं, कुछ करंटली आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एक्ट पास किए गए। और 2006 में क्या किया था गवर्नमेंट ने, चाइल्ड लेबर होती है उसको बैन कर दिया गया था। और जो 2016 में जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ये रेगुलेशन एक्ट 1986 है, इसका नेम चेंज कर दिया था और रख दिया था चाइल्ड एंड एबोलिशन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1986। जो ये एक्ट था 1986 का, सॉरी, इसको चेंज करके, नेम चेंज करके चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया था। इस रिफॉर्म की सीरीज में कुछ और एक्ट भी थे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए थे। तो वो है जो पहला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961, जिसमें कि एक जो मदर होती है जो करंटली किसी भी बच्चे को जन्म देती है, उसको बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट, और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, ताकि इक्वल वेज मिले सबको, कि उसका एक्ट ये बनाए गए थे जो प्रोटेक्शन के लिए, जो एक वुमेन वर्कर होती है उसके लिए ये कुछ एक्ट लाए गए थे। और कुछ अलग से मेजर लिए गए थे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको प्रमोट करने के लिए, कि सबके अच्छे के लिए हो। तो कुछ स्टेप लिए गए थे जिसमें कुछ नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, जो लाइफ इंश्योरेंस का 1956 में किया गया था। और 14 बैंक जो बैंक थे, कमर्शियल बैंक, उनका नेशनलाइजेशन, उनको गवर्नमेंटाइजेशन कर दिया गया था, वो 1969 में किया गया था। और ये जनरल इंश्योरेंस को भी 1971 में किया गया था। और जो एबोलिशन ऑफ प्रेवी पर्स था, ये 1971 में किया गया था। इसमें क्या था कि जो पुराने समय के जो राजा महाराजा थे ब्रिटिश समय के, उनको एक कुछ अमाउंट पेड की जाती थी, एज ए पेंशन पे की जाती थी। तो उसको जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने खत्म कर दिया था 1971 में। और नेक्स्ट था कि ये मोस्ट फेमस है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसको स्टेट लेवल पे हो तो सालसा बोला जाता है और नेशनल लेवल पे हो तो नालसा बोला जाता है। इसका क्या था कि ये एस्टेब्लिश किया गया कि नेशन वाइड नेटवर्क की, देश में बहुत वाइड स्केल पे ये नेटवर्क एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए कि फ्री और लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए लीगल को, पुअर को, कि उनको फ्री और जो लीगल जो एड होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए। और इसी के साथ साथ लोक अदालत भी बनाई गई जो इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। ये नालसा इसलिए बनाया गया था कि अगर सपोज कोई किसी व्यक्ति के, तो अगर वुमेन हो गया या डिसेबल कोई चाइल्ड हो गया, कुछ कैटेगरी है कि उनके पास वो कहीं जा नहीं सकते, तो वो डायरेक्टली नालसा के पास जाती है, नालसा या सालसा जिस भी लेवल पे। तो उनका केस जो भी सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या किसी भी कोर्ट में हो, तो ये अथॉरिटी लड़ेगी। ये अथॉरिटी भी डिवाइड है कि नेशनल लेवल पे इसको नालसा बोला जाता है, स्टेट लेवल पे सालसा बोला जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उस पे भी डीएलएसए के नाम से अथॉरिटी होती है जो इनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो ये लोक अदालत है ये स्टैट्यूटरी फॉर्म्स है, और ये किस लिए एस्टेब्लिश की गई है कि जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटलमेंट के लिए एस्टेब्लिश की गई है। और इसको जैसे एक स्टेटस सिविल कोर्ट का जो होता है वो स्टेटस दिया गया है। और जो इसके अवार्ड्स होते हैं, जो भी ये जो भी डिसीजन देते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं, कि उसको एनफोर्स में लाना होता है, और बाइंडिंग होते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि अगर उसने कोई डिसीजन दिया तो वो उसको माने या न माने, उसको मानना होता है पार्टी को। एंड फाइनली नो, इसके खिलाफ नो, इसके खिलाफ, जिसके डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में अगेंस्ट देम।
और जो नेक्स्ट है वो है कि खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बनाए गए, इसी तरह विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, इस तरह से बहुत से बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए जिनका एक ही काम था कि डेवलपमेंट पे फोकस करे। जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो रूरल एरिया में इंडस्ट्री है, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करे। उसके साथ साथ कुछ प्रोग्रामें भी बनाए गए जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 है, और इसी के साथ ड्रॉट प्रोन एरिया 1973 का, यानी कि अगर कोई सूखे से ग्रस्त है उसके लिए कुछ प्रोग्रामें बनाया गया 1973 में, मिनिमम नीड प्रोग्रामें 1974, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1978, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना 99, संपूर्ण ग्रामीण योजना, इस तरह से बहुत सी योजना लॉन्च की गई। जो भी ये है कि जो भी स्टैंडर्ड्स है लोगों का उसको उठाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्कीमें लॉन्च की गई, प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, ताकि लोगों को जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको राइज रेज किया जा सके। जो इस सीरीज में नेक्स्ट जो स्टेप लिया गया था वो था कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जिसमें मेनली कुछ वाइल्ड लाइफ के कुछ प्रोविजन रखे गए थे, जिसमें जिसके अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का लॉन्च हुआ। उसके साथ साथ क्या हुआ, वाटर एयर एक्ट, इनसे रिलेटेड एक्ट भी लॉन्च किए गए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि जैसे सेंटर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, और नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी 98 थी उसका एक ही एम था, वो भी बनाई गई कि वो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट की, वो जो फॉरेस्ट हो सकते हैं उनको बचाने का, उनको कंजर्व करने का, और उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ क्या स्टेप लिए, तो ऐसे ऐसे कुछ एजेंसीज बनाई गई। जो एग्रीकल्चर था उसको मॉडर्नाइज किया गया, कैसे, तो जो मतलब प्रोवाइड इम्प्रूव्ड क्वालिटी के हैं एग्रीकल्चर इनपुट इनपुट हो गए, जैसे इसमें कौन कौन से सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, या इरिगेशन फैसिलिटी है उसको अच्छे से इम्प्रूव फैसिलिटी प्रोवाइड करके, ताकि जो एरिया है कि उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। ऐसे ऐसे बहुत से स्टेप लिए गए। कहीं ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न कुछ साइंटिफिक लाइंस की मॉडर्न स्टेज पे लाने, स्टेज पे लेके बहुत से स्टेप लॉन्च किए गए। और इसके साथ साथ एक मोस्ट फेमस है कि द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम है, उसको लॉन्च किया गया, जिसमें क्या हुआ, जैसे विलेज लेवल पे हो गया, तालुका लेवल पे, और जिला लेवल पे कुछ जिला लेवल पे वो पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, जैसे विलेज में ग्राम पंचायत होती है, या तालुका में पंचायत समिति होगी, या जिला लेवल पे जो जिला परिषद होगी, ऐसे कुछ एस्टेब्लिश किए गए। ये इसलिए किए गए क्योंकि गांधी जी का एक ड्रीम था कि एवरी विलेज, हर एक विलेज रिपब्लिक विलेज बने। तो गांधी जी के जो इस एम को पूरा करने के लिए एक 73 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जो 1972 के नाम 1992 में किया गया। उसमें ये जो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम है ये एस्टेब्लिश किया गया, और इसके साथ साथ इसने एक नया शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, पहले कुछ 8 शेड्यूल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, पर करंटली अब 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें 11th और 12th शेड्यूल इसी समय ऐड किए गए थे। जो 11th शेड्यूल है वो इस जो ये थ्री टायर सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, इसी के विषय में बात करता है, और जो 12th शेड्यूल है वो बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज के विषय में। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो एस सी एस टी के लिए जो वीकर सेक्शन है उनके लिए सीट रिजर्व की गई, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट सर्विस हो गया या कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसमें उनके लिए सीट रिजर्व की गई। इसके साथ साथ जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 है, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया 1976 में, उसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के नाम से कर दिया गया। तो उस ये लागू हुआ। उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिसको प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी 1989 भी लागू हुआ। ये काफी न्यूज में भी था लास्ट ईयर, इस पे काफी कुछ कुछ प्रदर्शन भी हुए थे जब गवर्नमेंट ने इसको
सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। कुछ प्रोविजन है, तब क्या हुआ कि जो एससी और एसटी कास्ट है, इन्होंने प्रदर्शन किया, तो बाकी जो पार्लियामेंट होते हैं उन्होंने लॉ पास करके दोबारा से ये एक्ट जो है स्ट्रॉन्ग किया। और जो अपना 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1990 में, तो उसमें क्या कहता है, एक एस्टेब्लिश कर लिया गया था नेशनल कमीशन बनाया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, कि जो इनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको पर क्या हुआ आगे चल के, जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो 2003 में हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो ये 1990 में कमीशन बनाया गया था, इसको डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट दो पार्ट में बना दिया गया। पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, और सेकंड बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। उसके साथ साथ कोई और जो नेशनल लेवल कमीशन बनाए गए, कि जो वीकर सेक्शन है उनके सोशल इंटरेस्ट हो गया, एजुकेशनल इंटरेस्ट हो गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, उनको प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमीशन बनाए गए। पहला उसमें है नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाया गया 1993 में, फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए 1993 में एक और कमीशन बनाया गया, वुमेन के लिए कमीशन बनाया गया 1992 में, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए एक और कमीशन बनाया गया 2007 में। और एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, ये काफी समय अभी लागू होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जिसने जुडिशरी को सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस, जो स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस असोर्टेड किया, उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया। पहले क्या होता था, जो लाइक एसडीएम हो गए या स्टेट लेवल पे हो गए, तो वही जुडिशरी का भी काम करते थे, पर इस एक्ट के अंतर्गत उनको अलग से कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज डिफरेंट बनाए गए, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका अलग से काम हुआ। लाइक ये जो इन्हें सेपरेशन किया, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लाइक कलेक्टर हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर हो गया या तहसीलदार हो गए, वो क्या करते थे, पहले जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते थे अलोंग विद देयर जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके। और जो सेपरेशन के बाद क्या हुआ, जो जुडिशियल पावर है उनसे ले ली गई, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है तो वो उन्हीं के पास रखी गई, और जो जुडिशियली पावर है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास दे दी गई, जो डायरेक्टली वर्क करता है हाई कोर्ट के अंडर। और साथ ही साथ एक एक्ट पास किया गया है जो प्रोटेक्ट करता है मोन्यूमेंट को, जो एंशियंट टाइम के हो गए या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हो गए, आर्कोलॉजिकल साइट होगी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक नया एक्ट पास कर दिया गया, जो था एंशियंट और एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1951 के नाम से। और प्राइमरी, इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए कंट्री में, सभी जगह की जो पब्लिक हेल्थ है उनको इम्प्रूव करने के लिए, और स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें हो गया जैसे समय समय पर मलेरिया और टीबी, लेप्रेसी हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, मलेरिया, काला अजहर, इनको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए, और जो कंट्री में जो पब्लिक हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए समय समय पर कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें पल्स पोलियो अभियान कह सकते हैं। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं नियर अबाउट 6 साल के, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंजेक्शन लगते हैं, वो इंजेक्शन चलाए गए ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उनको इम्प्रूव किया जा सके, चाइल्ड चाइल्ड के जो फर्टिलिटी रेट होता है उसको कम किया जा सके। तो डिफरेंट डिफरेंट समय पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाए गए। इनके साथ साथ जो लॉ बनाए गए, जो स्लॉटर ऑफ काउस के स्लॉटर के लिए, उसके काउस को स्लॉटर के लिए कुछ लॉ बनाए गए। और कुछ स्टेट ने क्या किया, उन्होंने जो ओल्ड एज पेंशन होती है, जो 60 जो पीपल 65 ईयर्स के ऊपर होते हैं, उन्होंने कुछ पेंशन स्कीम लागू की। और जो नेक्स्ट था कि इंडिया ने एक पॉलिसी, जो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो करंटली समय में फॉलो करते हैं वो फॉलो की, उसके साथ पंचशील की, जो 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 नेहरू जी ने और जो चाइना के साथ मिलकर दी थी, जो पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है, वो फॉलो की है, जो प्रमोट करने के लिए, जो इंटरनेशनल पीस होती है और सिक्योरिटी है उनको प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी फॉलो की।
कि इतने सारे स्टेप लेने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पे लिए गए, फिर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। उसके कुछ रीजन थे, वो कौन कौन से थे? पहला था कि जो पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो नहीं थे। दूसरा जो अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इसके लिए थी। तीसरा रीजन था पॉपुलेशन एक्सप्लोर, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन थे उनके बीच में जो इतना अच्छा संबंध नहीं था। इसका रीजन एक ये भी है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ हैं जो अब जो पार्ट 4 के बाहर रखे गए हैं। जो मेनली क्या होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 में रखे गए हैं। वो अलावा उसके अलावा भी कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो रखे गए हैं संविधान में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए वन बाय वन करके देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला है कि जो क्लेम ऑफ SC ST टू सर्विस का है। तो जो उसमें क्या कहता है, ये क्लेम था जो भी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, कि वो सेल कि जो शेड्यूल कास्ट हो गए या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो गए, तो उनका जो भी ओपिनियन है उनके हैं वो कंसिडरेशन में लिया जाए। जो फॉर मेंटेनेंस की जो एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी की, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अच्छा बनाया जा सके, कैसे अच्छे से चले। तो जो उनके क्लेम है शेड्यूल कास्ट के हो गए, शेड्यूल ट्राइब के हो गए, उनको अच्छे से कंसिडरेशन में लिया जाए। और तब जाके जो और जो इसके लिए क्या हुआ तब जाके जो अपॉइंटमेंट है जैसे सर्विस में होगी या कनेक्शन में, तो एक जो यूनियन के साथ अफेयर होते हैं उसको रखा गया। जो आर्टिकल अपना 335 है जो पार्ट 16 में है, तो उसमें इस जो क्लेम ऑफ SC ST सर्विस है इसको रखा गया। और जो सेकंड है वो है इंस्ट्रक्शन टू मदर टंग। ये जो आर्टिकल 350A है जो, और पार्ट जो 17 में है उसमें रखे गए। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कोई चिल्ड्रन है, यानी वो जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है, तो उससे कोई कोई चिल्ड्रन, कोई बच्चे हैं जो किसी स्कूल या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि जो, और उसके साथ साथ एवरी लोकल अथॉरिटी की, कि वो प्रोवाइड करे, उसको पर्याप्त फैसिलिटी प्रोवाइड करे और जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए जो मदर टंग में जो प्राइमरी स्टेज पे है कि उसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो उसको एक पर्याप्त फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये आर्टिकल 350A और जो कि पार्ट से 17 में है रखा गया। और जो नेक्स्ट था वो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज था। इसमें क्या कहता कि ये ड्यूटी थी यूनियंस की टू प्रमोट करने की, कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसका स्प्रेड की, उसकी लैंग्वेज को बढ़ावा दी जा सके, ये ड्यूटी थी जो यूनियन गवर्नमेंट की। और उसके साथ साथ क्या था कि उसके साथ साथ कि ये एक मीडियम बना जा सके जो एक्सप्रेशन कर सके ऑल एलिमेंट को, जो कंपोजिट कल्चर है इंडिया का उसको एक्सप्रेस कर सके। तो ये आर्टिकल 351 में रखा गया। और जो ये पार्ट 17 में ही है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी सीरीज एंड हुई। फ्रेंड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।